हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ए2 में। मैं संजय कुमार प्रजापति। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बल किसको कहते हैं और बल का SI मात्रक क्या होता है। ठीक है ना, बल कितने प्रकार के होते हैं, बल का संपूर्ण डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि बल किसको कहते हैं। बल का परिभाषा आप नोट कर सकते हैं। बल किसको कहते हैं, तो बाबू हम बता दें आपको कि बल वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु का आकार में परिवर्तन या उसकी आकृति में परिवर्तन करा सकते हैं। बल वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से या तो हम किसी वस्तु को गति में ला सकते हैं या विराम में ला सकते हैं। यानी कह सकते हैं आप कि हम बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करा सकते हैं। मन चाहे तो आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, मन चाहे तो आप उसकी स्पीड घटा सकते हैं। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब है बच्चों कि बल लगाकर आप किसी वस्तु की गति में भी परिवर्तन करा सकते हैं। ठीक है, बल लगाकर आप किसी वस्तु को दिशा में परिवर्तन करा सकते हैं। तो हम बल का परिभाषा लिख सकते हैं कि बल वह भौतिक कारक है, बल वह भौतिक कारक है, भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु की आकृति, गति, दिशा में क्या करा सकते हैं, परिवर्तन। क्या करा सकते हैं, परिवर्तन करा सकते हैं। क्या कहलाता है, बल कहलाता है। वह कारक बल कहलाता है। क्या कहलाता है, बल कहलाता है। बात समझ में आई। तो बल वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु की आकृति, गति या दिशा में क्या करा सकते हैं, परिवर्तन करा सकते हैं। ठीक है, आइए इस चीज़ को समझते हैं कि हम किसी वस्तु की आकृति को कैसे परावर्तन यानी उसका परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप देखे होंगे कि जब हम रोटी को बेलना शुरू करते हैं तो जब हम रोटी बनाते हैं तो उस दरमियान में रोटी को पहले हाथ के सहारे उसका गोला बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गोला बनाते हैं। उसकी आकृति अभी गोल है और बेलन से उस पर हम क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। बल लगाकर वह गोला वृत्त की जैसी आकृति प्राप्त कर लेती है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि आप एक फूला हुआ बैलून लीजिए और फूला हुआ बैलून को आप बल लगाकर उसको दबाइए, क्या होगा, बैलून की आकृति परिवर्तन हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि बल लगाकर हम किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन करा सकते हैं। ठीक है ना, कौन चीज़ लगाकर, बल लगाकर। ठीक है ना, तो बल लगाकर हम किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन करा सकते हैं। उसके बाद है गति में परिवर्तन। आइए बच्चों देखते हैं कि हम बल लगाकर गति में कैसे परिवर्तन करते हैं। देखते होंगे फुटबॉल खिलाड़ी को। फुटबॉल खिलाड़ी जब मैदान में फुटबॉल खेल रहा होता है तो उस दरमियान जब कोई प्लेयर बॉल को पैर से किक करता है तो बॉल अपनी ही दिशा में वह गति करते रहता है और दूसरा प्लेयर उसी बॉल को किक करके दूसरे तरफ उसको क्या करता है, दिशा में परिवर्तन कराता है। या फिर क्रिकेट गेम में बॉलर जब बॉल फेंकता है तो बॉल फेंकने के दरमियान वह बॉल सीधा आता है और बैट्समैन जो बैटिंग कर रहा होता है वह उस बॉल पर बैट के सहारे से
क्या लगाता है, हल्का सा बल लगाकर उस बॉल का दिशा क्या करता है, परिवर्तन कर देता है। हम कह सकते हैं कि बॉल यानी उसकी दिशा में परिवर्तन हम करा सकते हैं, कौन सी लगाकर, बल लगाकर। या फिर कह सकते हैं गति में परिवर्तन करा सकते हैं। कैसे गति में परिवर्तन कराएंगे, कोई चीज़ स्पीड से आ रही है, जैसे ही स्पीड से आ रही है, अगर उसकी स्पीड को और बढ़ाना है तो क्या करते हैं, उसके पीछे से बल लगा देते हैं। तो जितना तेज़ी से वो दौड़ के आ रहा था, जैसे उसके पीछे से उसी दिशा में अगर हम बल लगा दिए तो वो अपनी दिशा मतलब गति में क्या कर लेगा, परिवर्तन कर लेगा, यानी वो अपनी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा लेगा। ठीक है। और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि दिशा में मतलब गति में परिवर्तन, जैसे कोई आ रहा है, ठीक है ना, या फिर बॉल आ रहा है, उस बॉल को हमको स्लो करना है, रोकना है, तो क्या करते हैं, उसके विपरीत दिशा में, जिस दिशा में वह गति कर रहा उसके विपरीत दिशा से हम क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। तो जैसे ही बल लगाएंगे तो उसकी गति यानी दिशा जो है वह गति जो है स्पीड में यानी उसकी गति में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम इधर से गति कर रहे हैं और जब हमको कोई पीछे से बल लगाएगा तो हमारी गति करने की स्पीड क्या होगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर उसके विपरीत दिशा से अगर इधर से गति लगाएगा तो हम अपनी गति में परिवर्तन कर लेंगे, यानी हमारी गति परिवर्तन स्लो हो जाएगी। ठीक है ना। और पीछे से बल लगाएगा तो हमारे गति करने की जो परिवर्तन है यानी गति, वो परिवर्तन जो होगा उस परिवर्तन में स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी विपरीत दिशा से अगर बल लगा रहा है तो गति घट जाएगा, अगर उसी दिशा में बल लगा रहा है तो उसकी दिशा यानी गति जो है वह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए बल का जो मापने का इकाई है, यानी बल को हम किस इकाई से मापते हैं, तो बाबू हम आपको बता दें कि बल का जो मात्रक है वह न्यूटन है। बल का जो मात्रक है वह क्या है, न्यूटन है। लिख देते हैं, बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है ना। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। इस न्यूटन को हम क्या करते हैं, N से सूचित करते हैं, यानी इसको हम क्या लिखते हैं, N लिखते हैं। बल का SI जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। ठीक है ना। और बल का जो CGS मात्रक होता है, बल का CGS मात्रक जो होता है वह आपका डायन होता है। क्या होता है, डायन। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना। आपको दो ही सवाल पूछेगा, बल का SI मात्रक पूछेगा और बल का CGS मात्रक पूछेगा। तो बल का SI जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है और बल का CGS जो मात्रक होता है वह डायन होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि SI मात्रक और CGS मात्रक किसको कहते हैं। ये मात्रकों की पद्धति है, ये मात्रकों की क्या है, पद्धति है। तो मात्रकों की पद्धति जो है, एक पहला पद्धति है SI पद्धति। ठीक है ना। ये पद्धति है मात्रकों की पद्धति। ठीक है। ये जो मात्रकों की पद्धति है, इस मात्रकों की पद्धति में SI जो पद्धति है, इस SI पद्धति का जो पूरा नाम होता है, इसका होता है मीनिंग सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। यानी इस पद्धति को जो है हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो आपको इस प्रकार से सवाल पूछ सकता है कि बल का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में उसका मात्रक क्या है। तो बल का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में उसका जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है और न्यूटन को हम N से सूचित करते हैं। अब CGS मात्रक मतलब समझिए, CGS का मात्रक होता है मात्रकों की वैसी पद्धति जिसमें लंबाई को हम सेंटीमीटर से, यहाँ हम लिख देते हैं लंबाई को सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई को सेंटीमीटर, ये लंबाई है, ठीक है ना। इस लंबाई को सेंटीमीटर में, और ये है आपका द्रव्यमान यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान को किस में, G मतलब ग्राम, द्रव्यमान को किस में, ग्राम में। और S मतलब होता है समय, यानी समय को किस में, समय को सेकेंड में,
यानी मात्रकों की वैसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में मापा जाता है, इस मात्रकों की पद्धति को CGS पद्धति कहते हैं। ठीक है ना। इस CGS पद्धति में जो हम बल को मापते हैं वह किससे मापते हैं? डायन से मापते हैं। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको यह चीज़ समझ में आ गई। इसी चीज़ को आप क्लियर होइए। यही चीज़ जो है आपको बार बार एग्जाम में पूछती है। क्या पूछेगी? तो मात्रकों यानी बल का जो SI मात्रक है वह न्यूटन है, लेकिन SI ना लिख के अगर लिख दे मात्रकों यानी बल को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग करेंगे? तो न्यूटन का प्रयोग करेंगे। और बल को CGS पद्धति में यानी ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, इसको कह सकते हैं। CGS पद्धति का पूरा जो नाम होता है वह होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। ठीक है ना। CGS पद्धति सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति में बल का जो मात्रक होता है वह आपका डायन होता है। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर और चर्चा करते हैं कि बल के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है। बल के कितने प्रकार होते हैं, आइए इस बात की चर्चा करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं बल का प्रकार। बल कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ फोर्स यानी बल के प्रकार। तो बाबू हम पहले परिणाम के अनुसार बताएंगे, यानी परिणाम के अनुसार बल कितना प्रकार। तो बाबू परिणाम के जो अनुसार होंगे वह बल के 2 प्रकार होंगे। ठीक है ना। परिणाम के अनुसार बल के 2 प्रकार होंगे। पहला संतुलित बल, ठीक है। और दूसरा होगा असंतुलित बल, ठीक है ना। संतुलित बल और असंतुलित बल। तो ध्यान से समझिए, संतुलित बल किसको कहते हैं और असंतुलित बल किसको कहते हैं। तो बाबू हम यहाँ बता देते हैं। संतुलित बल का जो परिणाम होता है वह शून्य होता है। ठीक है ना। जबकि असंतुलित बल का परिणाम कुछ न कुछ होगा, यानी इसका जो परिणाम होता है यह कुछ होगा। ठीक है ना। कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन इसका जो संतुलित बल का जो परिणाम होता है यह क्या होता है? शून्य होता है। आइए इस बात का हम डिटेल्स में चर्चा करते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले हम संतुलित बल को समझते हैं। संतुलित बल किसको कहेंगे और कैसे इसका परिणाम शून्य होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस बात की चर्चा करते हैं कि संतुलित बल किसको कहते हैं। तो ध्यान से समझिए, जब किसी एक वस्तु पर 2 बल कार्य करें। ठीक है ना। यानी एक वस्तु रहेगा और वहाँ पर हम 2 बल लगाएंगे। ठीक है ना। अगर किसी एक वस्तु पर 2 बल लगाया जाए और उसका परिणाम जब शून्य हो जाए तो उस बल को, यानी जो बल हम लगा रहे हैं उस बल को हम क्या कहेंगे? परिणामी बल शून्य होता है, जिसके कारण यह बल संतुलित बल कहलाएगा। जैसे ध्यान से समझिए, परिभाषा हम लिख देंगे। ठीक है ना। पहले परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा हम लिख देते हैं, यानी वैसा बल जब किसी वस्तु पर लगाने से उसका परिणाम यदि शून्य हो जाए तो उस बल को संतुलित बल कहते हैं।
संतुलित बल कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझिए। यानी जब किसी वस्तु पर कोई भी बल लगाएगा और बल लगने पर उसका परिणाम कुछ होबे नहीं करेगा, यानी उसका परिणाम जीरो आएगा, तो इस प्रकार के बल को हम क्या कहेंगे? संतुलित बल कहेंगे। ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए, यहाँ समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है ना, लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। और ये जो लकड़ी का टुकड़ा है, इस लकड़ी के टुकड़े को हम जितना बल से इधर से धक्का देंगे, ठीक है ना, जितना बल से इधर से, मान लीजिए कि हम 10 न्यूटन के बल से इधर से धक्का दे रहे हैं, ठीक है, और कोई अदर पर्सन इधर से बल लगा रहा है, ठीक है ना, और ये भी बल लगा रहा है 10 न्यूटन का, ठीक है ना। तो बताइए ना कि वह लकड़ी का जो यहाँ टुकड़ा रखा हुआ है, क्या यह हिलेगा या घसकेगा? ये अपना स्थान परिवर्तन करेगा? यानी इसका परिणाम मतलब रिजल्ट, यानी यह हिलेगा, डोलेगा? नहीं डोलेगा, डोलेगा लेकिन अपना स्थान में परिवर्तन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वहाँ जो बल लग रहा है, यह दोनों बल का परिणाम यानी रिजल्ट जो है कुछ नहीं आ रहा है, रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। तो इस स्थिति में यहाँ जो दो बल लगा रहा है, यह दोनों बल आपस में संतुलित बल कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई कामिक बल नहीं है, कोई कर्म का बल नहीं है, कोई कर्म का बल नहीं है, झूठ फूस में फालतू में हम लगा रहे, ठीक है ना, जबकि कोई काम नहीं हो रहा, परिणाम निकल ही नहीं रहा। तो इस हालात में वहाँ जो लगाए गए बल हैं, उस बल को क्या कहेंगे? संतुलित बल कहेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड, इस बोर्ड को हम यहाँ से धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, अब ये बोर्ड कोई काम हो रहा है, यानी हमारे द्वारा लगाया गया इस पर बल बेकार का बल है, फालतू बल है, कोई कामे का बल नहीं है। तो यहाँ जो हम बल लगा रहे हैं, यह बल जो कहलाएगा संतुलित बल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका परिणाम शून्य आता है, ठीक है ना। इस बल को क्या कहेंगे? परिणामी बल कहेंगे या शून्य बल कहेंगे, ठीक है ना। शून्य बल संतुलित बल कहलाता है, ठीक है। यानी वैसा बल जब हम किसी वस्तु पर लगाते हैं और वस्तु पर लगाने के बाद उस बल का परिणाम जो हम वस्तु पर लगा रहे हैं, उसका परिणाम यानी कोई रिजल्ट नहीं निकले, तो उस स्थिति में हमारे द्वारा लगाया गया जो बल होगा वह संतुलित बल के अंतर्गत आएगा। बाबू याद रखिए, संतुलित बल जो है ना, हमेशा एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगता है, हमेशा एक दूसरे के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। यानी जब भी बल लगेगा तो हमेशा एक दूसरे के विपरीत में, और इसका जो इस बल का जो परिणाम होगा, वह परिणाम क्या होगा? वह परिणाम शून्य होगा, ठीक है ना। आप इस चीज़ को याद रखिए, संतुलित बल का परिणाम क्या होता है? शून्य होता है। संतुलित बल कब लगेगा? हमेशा एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यह मार्कर है, इस उंगली पर इस दिशा से बल लगा रहे और इस उंगली से इस दिशा पर लगा रहे हैं। देखिए हम बल लगा रहे हैं, लेकिन मार्कर अपनी स्थिति, अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है, लेकिन हम जोर से बल लगा रहे हैं इस पर, ठीक है ना। तो अभी मेरे उंगली द्वारा जो दोनों दिशा से बल लगा रहा है, वह बल संतुलित बल के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। जबकि इस मार्कर में कोई परिवर्तन, स्थिति परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब है, यह जब भी लगेगा एक दूसरे के विपरीत दिशा से, देखिए एक इधर से ढकेल रहा है और एक उधर से ढकेल रहा है, जबकि लकड़ी का गट्ठा कहीं नहीं जा रहा, जहाँ है वहीं पड़ल है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के बल को हम क्या कहेंगे? संतुलित बल कहते हैं। आइए समझते हैं असंतुलित बल, इसका परिणाम कुछ न कुछ जरूर होगा, ठीक है ना। तो वैसा बल, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब समझते हैं असंतुलित बल किसको कहेंगे। यहाँ देखिए, वैसा बल जब किसी वस्तु पर लगाने पर उसका परिणाम कुछ ना कुछ हो, उसका परिणाम कुछ ना कुछ हो जाए, तो उस बल को क्या कहेंगे? असंतुलित बल कहेंगे। क्या कहेंगे?
असंतुलित बल। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि इधर से एक लड़का 5 न्यूटन का बल लगा रहा है। कितना न्यूटन का बल लगा रहा है? यानी एक आदमी इस लकड़ी के गट्ठर को 10 न्यूटन के बल से ढकेल रहा है और एक आदमी उधर से इसी लकड़ी को 5 न्यूटन के बल से धकेल रहा है। बताइए कौन ज़्यादा पावर लगा रहा है, कौन ज़्यादा बल लगा रहा है? इधर वाला लड़का इसको जोर से धकेल रहा है और इधर वाला कम से धकेल रहा है। तो स्वाभाविक है यह लकड़ी का गट्ठर इधर घसकेगा। ठीक है ना, लकड़ी का गट्ठर क्या होगा? इधर घसक जाएगा। यानी यह अपनी स्थिति कुछ ना कुछ जरूर परिवर्तन कर लेगा, यानी यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ अपनी स्थिति को जरूर बदलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो बल लगा रहा है वह अलग अलग बल लगा रहा है। ठीक है ना, अलग अलग, यानी यह बल लगा रहा है 10 न्यूटन का और यह बल लगा रहा है 5 न्यूटन का। तो स्वाभाविक है यह लकड़ी, यानी यह आदमी ज़्यादा जोर से धकेल रहा है तो ज़्यादा जोर से धक्का देगा ना, तो यह उधर जरूर घसकेगा। ठीक है ना, तो इसमें कुछ ना कुछ परिणाम होगा। क्या परिणाम होगा, इस बात का चर्चा हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ जरूर बताएंगे कि बल द्रव्यमान पर डिपेंड करता है कि इसका द्रव्यमान क्या। ठीक है ना, इस बात की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे जब न्यूमेरिकल का सवाल बताएंगे वहाँ पर। फिलहाल यह था परिणाम के आधार पर बल के प्रकार। तो याद रखिए परिणाम के आधार पर बल 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल का परिणाम 0 होता है, जबकि असंतुलित बल का परिणाम कुछ न कुछ जरूर आएगा। ठीक है ना, आपको एग्जाम्पल देके हम यहाँ समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बल के और विभिन्न प्रकार। तो बाबू बल 2 प्रकार के और होते हैं। ठीक है ना, बल 2 प्रकार के होते हैं, ये परिणाम के आधार पर नहीं है। ठीक है ना, अब आपको स्पष्ट रूप से समझना बल के प्रकार। देखिए बल जो है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है संपर्क बल और दूसरा असंपर्क बल। ठीक है ना, तो संपर्क बल आपको पता है, संपर्क बल कहिए या स्पर्श बल कहिए, लिख देते हैं स्पर्श बल। ठीक है ना, या अस्पर्श बल। ठीक है ना, 2 नाम है, बात बराबर है। संपर्क बल, स्पर्श बल, यानी जब संपर्क में आएगा तो स्पर्श जरूर होगा। ठीक है ना, और असंपर्क बल जब संपर्क में नहीं रहेगा तो स्पर्श भी नहीं कराएगा। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों चर्चा करते हैं स्पर्श बल और अस्पर्श बल को। स्पर्श बल और अस्पर्श बल को हम परिभाषित करते हैं। बाबू स्पर्श बल वैसा बल जब किसी सतह पर स्पर्श में आकर वह एक दूसरे पर बल लगाता है, उस बल को हम स्पर्श बल कहते हैं। यानी सीधा सीधा मतलब समझिए कि जब तक हम किसी वस्तु को छुएंगे नहीं तब तक हम बल नहीं लगा सकते। जब तक हम किसी वस्तु को छुएंगे नहीं तब तक हम उस वस्तु पर बल नहीं लगा सकते। इस प्रकार के जो बल होंगे वह स्पर्श बल में जाएंगे। ठीक है ना, जैसे देखिए हमको इस पर बल लगाना है तो जब तक हम इस पर छुएंगे ना, इसको छुएंगे ना, तब तक हम बल नहीं लगा सकते। यानी जब तक हम इसके संपर्क में नहीं आएंगे तब तक बल लग ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो इस प्रकार के बल को क्या कहेंगे? स्पर्श बल कहेंगे या संपर्क बल। ठीक है, संपर्क बल समझ में आए? जब किसी सतह पर संपर्क में आकर उस पर बल लगाया जाता है तो उस बल को क्या कहते हैं? स्पर्श बल कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ हम लिख देते हैं परिभाषा। जब किसी वस्तु के संपर्क में, वस्तु के संपर्क में आकर उस पर बल लगाया जाता है, उस पर क्या लगाया जाता है? बल लगाया जाता है तो उस बल को संपर्क बल कहते हैं। उस बल को क्या कहेंगे?
संपर्क बल कहेंगे, ठीक है ना। संपर्क बल देखिए ढेर सारा एग्जाम्पल, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ संपर्क बल, जब असंपर्क बल पढ़ाएंगे तो लिख देंगे, ठीक है ना। अभी देखिए संपर्क बल, संपर्क बल किसको कहेंगे, तो जब किसी वस्तु के संपर्क में आकर उस पर क्या लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, तब उस बल को क्या कहेंगे, संपर्क बल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ढेर सारा है। इसका एग्जाम्पल देखिए, पहला जो है वह अभिलंब बल है। क्या है, अभिलंब बल, अभिलंब बल। दूसरा एग्जाम्पल है आपका घर्षण बल, घर्षण बल। तीसरा एग्जाम है पेशीय बल, पेशीय बल। चौथा एग्जाम्पल है मान लीजिए खिंचाव बल, खिंचाव बल या तनाव बल, ठीक है ना। बारी बारी से हम सभी बल को चर्चा कर देंगे, ठीक है ना। अभी सिर्फ और सिर्फ यानी ये इसी का टाइप है, घर्षण बल का ये सब प्रकार है, ठीक है ना। ये घर्षण बल का प्रकार है, ठीक है। अभिलंब बल, घर्षण बल यानी सॉरी स्पर्श बल का एग्जाम्पल है अभिलंब बल, घर्षण बल, पेशीय बल, खिंचाव बल और विभिन्न प्रकार के जो बल आएंगे हम बारी बारी से इसकी चर्चा करते जाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल इसका 4 प्रकार। तो बात स्पर्श बल समझ में आए, यानी ये जो बल है यह जितना भी बल लगाएगा वह किसी ना किसी सतह पर उसमें सटकर उसको छूकर उस पर लगाएगा बल, यानी किसी को छूकर उस पर लगाया गया बल क्या कहलाता है, स्पर्श बल कहलाता है। जब तक उसको छुएंगे ना तब तक उस पर हम बल नहीं लगा सकते, ठीक है ना। इस प्रकार के बल को क्या कहते हैं, स्पर्श बल कहते हैं या संपर्क बल कहते हैं। यहाँ परिभाषा आपका लिखा हुआ है, यह है स्पर्श बल के एग्जाम्पल यानी टाइप। स्पर्श बल कितना प्रकार होगा, तो बाबू मैं आपको बता दूं कि स्पर्श बल में पहला आता है अभिलंब बल। आप अभिलंब बल को ध्यान से समझिए, परिभाषा आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। स्पर्श बल किसको कहते हैं, तो जब किसी सतह पर, ठीक है ना, चाहे वह सतह किसी भी वस्तु का हो सकता है, ठीक है ना, किसी भी वस्तु का सतह, जब किसी सतह पर किसी अन्य वस्तु द्वारा लंबवत लगाया गया बल अभिलंब बल कहलाता है। या फिर कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लंबवत लगाया गया बल अभिलंब बल कहलाता है। यानी किसी वस्तु पर जब तक उसके संपर्क में नहीं आएगा और संपर्क में आने के बाद 90 डिग्री का कोण बनाते हुए उस पर बल लगाएगा, उस बल को क्या कहते हैं, अभिलंब बल। जैसे एग्जाम्पल समझिए, आपको अभिलंब बल का हम समझा रहे हैं, किसको, अभिलंब बल। अभिलंब बल किसको कहेंगे, तो जब किसी सतह पर कोई अन्य वस्तु द्वारा लंबवत लगाए गए बल को अभिलंब बल कहते हैं। ध्यान से समझिए, मान लीजिए यह जो है यह टेबल है, यह क्या है, टेबल है, ठीक है ना। इस टेबल पर एक बुक रखा हुआ, ठीक है ना, एक बुक है, यानी यह किताब है, ठीक है, और यह टेबल है। इस टेबल पर एगो किताब रखल है, बात समझ रहे हैं, टेबल पर एक किताब, ये टेबल है, इस टेबल पर किताब रखल। अब बताइए उस टेबल पर जो किताब बल लगा रहा है, सीधा सीधा बल लगा रहा है, ठीक है ना, सीधा सीधा यानी लंबवत बल लगा रहा है। तो यहाँ लंबवत यानी इस किताब के द्वारा इस टेबल पर जो बल लग रहा है वह बल क्या कहलाएगा, अभिलंब बल कहलाएगा, ठीक है ना। और देखिए ना, दोनों सतह में सटा हुआ यानी टच किया हुआ, संपर्क में, इसलिए इस बल को संपर्क बल के अंतर्गत आएगा। और संपर्क बल के अंतर्गत किस बल में आएगा, तो अभिलंब बल में आएगा, ठीक है ना। मान लीजिए हम अपने सर पर कोई टोकरी उठा के ले जा रहे हैं या कोई मोटरी उठा के ले जा रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारे सर पर उस टोकरी के द्वारा एक बल लग रहा है जो पूरा 90 डिग्री लगा रहा है। 90 डिग्री के कोण पर वह टोकरी हमारे सर पर बल लगा रहा है, ठीक है ना। तो उस टोकरी के द्वारा हमारे सर पर लगाया गया बल अभिलंब बल कहलाएगा। और टोकरी और सर दोनों स्पर्श में रहेगा, ठीक है ना। और स्पर्श में रहेगा क्या है ये
ठीक है ना, क्या है कि सर पर हम टोकरी ले जा रहे हैं, तो वहाँ टोकरी द्वारा सर पर लगाया गया जो बल होगा वह अभिलंब बल के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना। मान लीजिए अभी आप किसी टेबल या कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, तो आप जो उस टेबल या कुर्सी पर बैठे हैं तो आपके द्वारा टेबल पर या कुर्सी पर एक बल लगाया जा रहा होगा, ठीक है ना, और वह कैसा बल लगाया जा रहा होगा, तो लंबवत लगाया जा रहा, ऊपर से नीचे तरफ आप दाब रहे होंगे उसके। तो जब उसको आप दाब रहे होंगे यानी आपके द्वारा वह बल लगाया जा रहा होगा, तो ध्यान दीजिए वह अभिलंब बल लगाया जा रहा होगा। ठीक है ना। तो सवाल पूछेगा कि टेबल पर रखे हुए पुस्तक पर यानी टेबल पर रखा हुआ पुस्तक के द्वारा उस टेबल पर लगाया गया बल कौन सा बल होगा, तो अभिलंब बल होगा। ठीक है ना। अभिलंब बल कितना डिग्री कोण पर लगाती है, तो एक समकोण यानी 90 डिग्री के कोण पर बल लगाती है। ठीक है ना। यानी किसी वस्तु द्वारा अभिलंब या समकोण या 90 डिग्री के कोण पर लगाए गए बल को अभिलंब बल कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अभिलंब बल स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। इसका परिभाषा आप खुद लिख लीजिए। परिभाषा क्या है, एक बार हम रिपीट करते रहे। किसी वस्तु पर अन्य वस्तु के द्वारा लंबवत लगाया गया बल अभिलंब बल कहलाता है। ठीक है ना। जैसे मैं टेबल पर रखा हुआ किताब, टेबल पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा, सर पर रखा हुआ टोकरी के द्वारा अभिलंब बल लगता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, घर्षण बल। घर्षण बल किसको कहते हैं, तो ध्यान से समझिए घर्षण बल किसको कहते हैं बाबू। घर्षण बल जो है, जब किसी दो सतह जब आपस में संपर्क में आते हैं, ध्यान से देखिए, जब दो सतह आपस में क्या आया, संपर्क में आया, तो संपर्क में आने के बाद एक वस्तु दूसरे वस्तु पर क्या लगाता है, बल लगाता है। ठीक है ना। एक वस्तु दूसरे वस्तु पर क्या लगाता है, बल लगाता है। तो दूसरा वस्तु ठीक उसके विपरीत दिशा में एक बल लगाता है, उसी बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। ठीक है ना। यानी जब यहाँ देखिए एक सतह यह है, एक सतह मेरा हाथ है, जब इस दोनों सतह पर हम स्पर्श करवाए तो जैसे ही स्पर्श हुआ तो स्पर्श के दौरान एक सतह मेरा हाथ इस पर बल लगाया, तो दूसरा जो बल लगाएगा यह बोर्ड के द्वारा हमारे हाथ पर बल लगेगा, और जैसे ही हमारे हाथ के द्वारा बोर्ड पर और बोर्ड के द्वारा हाथ पर बल लगाएगा, उसके बीच जो बल कार्य करेगा उसी बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी पर आसानी से चल पाते हैं। ठीक है ना। घर्षण बल जो है, घर्षण बल के कारण गति में परिवर्तन होता है। अगर घर्षण बल वहाँ घर्षण नहीं हो तो ब्रेक नहीं लगेगा। ठीक है ना। घर्षण के कारण देखिए, घर्षण को समझने का बेस्ट तरीका है, आप जो चलते होंगे तो चलने से कुछ दिनों के बाद आपका चप्पल घिस जाता है। किसके कारण आपका चप्पल घिसता है, तो घर्षण के कारण। ठीक है ना। किसके कारण, देखते होंगे कि साइकिल और टायर का जो पहिया होता है वह घिस जाता है। किसके कारण घिसता है, तो घर्षण के कारण घिसता है। घर्षण मतलब कि टायर और सड़क, रोड, इसके बीच घर्षण बल लगता है, जिसके कारण एक बल उसको आगे की तरफ धक्का देता है और दूसरा बल उसको पीछे की ओर धक्का देता है। ठीक है ना। यानी कह सकते हैं कि घर्षण बल जो होता है वह एक दूसरे के विपरीत लगता है। ठीक है ना। घर्षण बल को समझ में आए। घर्षण बल फिर से बोल देते हैं, जब दो सतह आपस में संपर्क में आते हैं तो पहला सतह दूसरे सतह पर और दूसरा सतह पहले सतह पर बल लगाता है, उसी बल को घर्षण बल कहते हैं। यह जो बल होता है एक दूसरे के विपरीत लगता है। ठीक है ना। जैसे घर्षण बल के एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे जब हम चलते हैं तो हमारे पैर और पृथ्वी के बीच घर्षण बल लगता है, जिसके कारण हम आगे बढ़ पाते हैं। जैसे देखिए ये मेरा पैर है, जैसे हम पृथ्वी पर रखें तो पृथ्वी पर रखने के बाद हमारा जो पैर का चंगुल है उस चंगुल से पृथ्वी पर हम बल लगाते हैं। ऐसे करके पृथ्वी पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। तो पृथ्वी पर बल लगाते हैं हम आगे बढ़ने के लिए, लेकिन इसको जो है
पृथ्वी उसको पीछे की ओर क्या करता है, धक्का देता है, तब हम इसके कारण हम आगे क्या करते हैं, बढ़ पाते हैं। ठीक है ना। घर्षण बल समझ में आया। अब समझते हैं पेशीय बल। पेशीय बल किसको कहते हैं, तो ध्यान से समझिए बाबू। तो पेशीय बल कहते हैं हमारे मांसपेशी के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल पेशीय बल कहलाता है। ध्यान से समझिए, हमारे मांसपेशी के द्वारा, आप इसको लिखते जा सकते हैं, हमारे मांसपेशी के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल पेशीय बल कहलाता है। ठीक है ना। कौन बल, पेशीय बल। तो आपको पूछ रहे होंगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा पेशीय बल लगा रहे हैं, तो बाबू आप समझ जाइएगा, ध्यान से समझिए, आप समझ जाइएगा कि हम पेशीय बल कहाँ लगा रहे हैं। तो जैसे ही आप पेशीय बल का यूज कीजिएगा, ठीक है ना, तो पेशीय बल में ज़्यादा अगर यूज कीजिएगा तो पेशीय बल में थकावट यानी शरीर में थकावट उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि हम अपने मांसपेशी के द्वारा किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप कुदारी पार रहे हैं, कुदार से आप कुदारी पार रहे हैं, तो जैसे आप कुदार से कुदारी पार रहे होंगे तो उस दरमियान आप अपने हाथ से कुदारी पर बल लगाते हैं। ठीक है ना। कुदार को पकड़ के हाथ से किस पर बल लगाते हैं, कुदारी पर बल लगाते हैं, जिसके कारण मट्टी कोड़ाता है। तो उस दरमियान में हम अपने मांसपेशी के द्वारा, शरीर के मांसपेशी, हाथ के मांसपेशी के द्वारा कुदारी पर बल लगा रहे हैं, कुदारी पर बल लगा रहे हैं। तो वहाँ जो बल लगा रहे हैं वह बल क्या कहलाएगा, पेशीय बल कहलाएगा। ठीक है ना। अब कुदारी पारते हैं, पसीना चलता है, ठीक है ना, तो ये किस प्रकार का बल है, पेशीय बल है। ठीक है ना। आप कोई भी काम करिए, ठीक है ना, वहाँ आपके शरीर के द्वारा जिस वस्तु के सहारे आप काम कर रहे होते हैं उस वस्तु के द्वारा आपको बल लगता है, उस शरीर से उस पर बल लगता है। तो जैसे ही बल लगेगा आपको पसीना छूटेगा। क्यों? क्योंकि बल लगा रहे हैं किसके द्वारा, मांसपेशी के द्वारा, मांसपेशी में थकावट आ रही है। ठीक है ना, इसके कारण। तो पेशीय बल समझ में आए, ध्यान से समझिए। वैसा बल जो हमारे शरीर के मांसपेशी के द्वारा किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है वह बल पेशीय बल कहलाता है। ठीक है ना। अब आगे है दूसरा खिंचाव बल। खिंचाव बल किसको कहेंगे, तो बाबू या तनाव बल। ठीक है ना। तो खिंचाव बल या तनाव बल, ध्यान से समझिए। खिंचाव बल उस बल को कहते हैं जो किसी रस्सी के, इसमें रस्सी का होना एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। यानी किसी रस्सी के द्वारा जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं, ठीक है ना, या तानते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो बल उत्पन्न होगा उस बल को हम खिंचाव बल कहेंगे। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप कुआं से पानी भरिए, कुआं से जब आप पानी भर रहे होते हैं तो उस दरमियान आपके हाथ में एक रस्सी होती है और वह रस्सी कहाँ बंधी रहती है, बाल्टीन से बंधी रहती है। और जैसे ही बाल्टी में पानी भर जाता है तो पानी भर जाने के दरमियान उसके बाद हम बल लगाते हैं किस पर, रस्सी पर। तो हम खींच किसको रहे हैं, रस्सी को, और ऊपर क्या आ रहा है, बाल्टीन। तो ध्यान से कंडीशन समझिए। जब हम रस्सी पर बल लगा रहे हैं तो हमारे द्वारा उस रस्सी पर लगाया गया बल पेशीय बल होगा, और उस रस्सी जो बल लगा रहा है बाल्टी पर बल लगा रहा है, तो वहाँ जो बल लगेगा उस बल को क्या कहेंगे, खिंचाव बल या तनाव बल। ध्यान से समझिए। ये मान लीजिए कुइयाँ है, इस कुइयाँ में बाल्टी है, ठीक है ना, ये बाल्टी, और बाल्टी से रस्सी बांधा हुआ और रस्सी को हम खींच रहे हैं। तो ये जो हम खींच रहे हैं तो ये हम हाथ से खींच रहे हैं, इस पर जो बल लगा रहा है वह पेशीय बल, लेकिन खींच किसको रहे, तो रस्सी को खींच रहे। तो जैसे रस्सी को खींच रहे तो रस्सी खींच रहा है बाल्टी को, ठीक है ना। तो यहाँ जो बल काम करेगा यहाँ, यानी इस रस्सी के सहारे बाल्टी पर जो बल कार्य करेगा वह बल होगा खिंचाव बल। लेकिन हमारे हाथ के द्वारा जो इस रस्सी पर बल लग रहा है वह बल होगा पेशीय बल। ठीक है ना। पसीना छूट जाएगा, बाल्टी से खींच के देखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको खिंचाव बल या तनाव बल समझ में आ गया होगा। रस्सा कसी खेल देखे हैं,
पाँच गो लड़का उधर से और पाँच गो लड़का इधर से, ठीक है ना, एगो रस्सी को पकड़ कर खींचता है, ठीक है ना, और जो जिसको खींच लिया यानी एक बीच में आ ही रहता है, पाँच गो लड़का उस तरफ पाँच गो लड़का इस तरफ, बीच में रस्सा पकड़ के खींचता है, उसको कहते हैं रस्सा कसी खेल। तो उस लड़के के द्वारा रस्सी पर बल लगा रहा है, ठीक है ना, तो इसमें बीच में, इस बल में, खिंचा बल में बीच में रस्सी का होना जरूरी है, ठीक है ना, यानी किसी रस्सी के सहारे हम किसी वस्तु को खींचेंगे या तानेंगे तो वहाँ जो बल लगेगा उस बल को क्या कहेंगे, खिंचा बल या तना बल। आइए बच्चों, फिलहाल इस वीडियो में हमने घर्षण बल के प्रकार, पहला प्रकार हम संपर्क बल देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम असंपर्क बल और उसके एग्जाम्पल के बारे में बताएंगे। जैसे असंपर्क बल, किसी वस्तु के संपर्क में नहीं आए, संपर्क में आए बिना ही उस पर बल लगा दे। आप सोच रहे होंगे कि जब किसी वस्तु के संपर्क में अबे नहीं करेगा तो बल कैसे लगा लेगा, यानी जब हम इसको धक्का देवे नहीं करेंगे फिर भी धकला जाएगा, तो उसी बल को कहेंगे असंपर्क बल। आपको ये पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। यानी सोचिए ना, सोचिए कि असंपर्क बल में हम किसी वस्तु के संपर्क में अबे नहीं करेंगे, आप फिर भी उस पर बल लगा देंगे, यानी शक्तिमान बनेंगे, जादू, ठीक है ना, ऐसे निकालेंगे आँख से लाइट निकलेगा या उस पर काम करेगा। बात बुझ रहे हैं? तो इस प्रकार के बल को हम देखेंगे असंपर्क बल में, ठीक है ना। असंपर्क बल को नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक, और मेरे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए।